हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हमने लेखपाल प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 15 तक कर लिया है, आज हम करेंगे लेखपाल प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 16। ये वैसा ही सेट है जैसा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और इस सेट को पूरा एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रख के और एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप पढ़ कितना भी लेंगे लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही नहीं हुए, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। इस वजह से जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। इसके लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हम ये जो आपको टेस्ट करा रहे हैं इसी को देते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, और अगले दिन आपको इसकी वीडियोस मिलती हैं। तो अगर आप पहले उसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये वीडियो लेक्चर्स देख लेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप उससे जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय मंदिर वास्तुकला की नागर शैली मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? मंदिर वास्तुकला की नागर शैली मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? दक्षिण भारत, उत्तर भारत, तटीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो नागर शैली प्रसिद्ध है उत्तर भारत में। देखिए, नागर शैली उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक विशिष्ट शैली होती है, जिसमें शिखर का स्वरूप रेखीय होता है ना। ये जो शिखर होता है इसका स्वरूप रेखीय होता है। दक्षिण भारत में जो प्रचलित शैली होती है उसको द्रविड़ शैली कहते हैं, और इन दोनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं? बेसर शैली बोलते हैं। अब आप यहाँ पे ये याद रखेंगे कि अगर आपसे ये पूछ लिया कि नागर शैली के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ये होगा खजुराहो और कोणार्क के मंदिर। ये किसके उदाहरण है? ये नागर शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि खजुराहो और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस शैली में बना है, और आपको ऑप्शन देगा नागर, बेसर, द्रविड़ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप ये याद रखेंगे कि ये नागर शैली में बना हुआ है। प्राचीन भारतीय दर्शन में षड दर्शन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा दर्शन शामिल नहीं है? षड दर्शन यानी कि इसमें 6 चीजें शामिल हैं, और इसमें कौन सा शामिल नहीं है? सांख्य, योग, न्याय, लोकायत, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें शामिल नहीं है लोकायत। देखिए क्या क्या शामिल है इसमें। भारत के 6 आस्तिक दर्शनों में, जिनको षड दर्शन कहते हैं, इसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इतने शामिल हैं। क्या क्या शामिल है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत इसमें शामिल है। और जो लोकायत है ये एक नास्तिक दर्शन है, ठीक, जो केवल भौतिकवाद में विश्वास करता है। और ये कैसा दर्शन था? ये आस्तिक दर्शन था। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल को, और योग दर्शन के प्रवर्तक को कौन माना जाता है? महर्षि पतंजलि को। आपसे ये भी पूछ लेता है कि योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, न्याय का किसने किया था, तो आप इसके प्रतिपादक का भी नाम याद रखेंगे या इसके प्रवर्तक का भी नाम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल में ढाका की मलमल, मसलिन ऑफ ढाका, अपनी किस विशेषता के लिए विश्व प्रसिद्ध थी? आप अपने आंसर्स भी कमेंट में बताते चलिए, इससे आपको आंसर्स लर्न हो जाएंगे। पहला ऑप्शन है अपनी अत्यधिक मजबूती के लिए, अपने गहरे रंगों के लिए, अपनी सूक्ष्मता और कोमल के लिए, अपने भारी वजन के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो ढाका की मलमल थी इसकी विशेषता ये थी कि ये बहुत सूक्ष्म होते थे और बहुत कोमल होते थे। देखिए, ढाका की मलमल भारत की एक अत्यंत बारीक सूती कपड़ा था, जिसकी मांग यूरोप में और रोमन साम्राज्य में बहुत ज्यादा थी। ये कपड़ा इतना महीन होता था कि अगर आप ये अंगूठी देखेंगे तो ये इसके अंदर से इसको डाल के ये पूरा निकाल लेते थे। ये भारत के समृद्ध हस्तशिल्प और आर्थिक गौरव का प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां यानी कि रेसिड्यूअरी पावर्स का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, फ्रांस, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कहां से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? ये वे विषय होते हैं जो संघ, राज्य और संवर्ती सूची में शामिल नहीं होते हैं। कनाडा के संविधान के अनुसार भारत में ये शक्तियां केंद्र सरकार के पास सुरक्षित है। वैसी शक्तियां जो ना केंद्र में है ना राज्य में है, मतलब वैसे विषय जो इन तीनों भी सूची में नहीं है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, वो कहाँ जाती हैं? वो अवशिष्ट में जाती हैं। और इनमें जो कानून बनाने का अधिकार होता है ये केंद्र सरकार के पास होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये भारत को एक सशक्त केंद्र वाला संघ बनाता है, और अनुच्छेद 248 संसद को अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति भी प्रदान करता है। ये तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसे पूछ लेगा कि कौन सा अनुच्छेद संसद को अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 248। इसके अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? वो राज्यों के पास होती हैं। ये आप याद रखेंगे कि अवशिष्ट शक्तियां
जहां राज्यों के पास कौन से देश में होती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, लेकिन केंद्र सरकार के पास कहाँ होती है, तो ये भारत में है। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता व्यवस्था शुरू करने का प्रावधान किया गया? 1853, 1813, 1793, 1861 का परिषद अधिनियम। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1853 का चार्टर अधिनियम। देखिए, 1853 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत करी। इसी के तहत मैकॉले समिति जो कि बनी थी 1854 में, इसकी नियुक्ति करी जाती है और इसने कंपनी के शासन में प्रशासनिक सुधारों की नींव भी रखी। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा पास भी की थी। और 1853 का अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पारित अंतिम चार्टर अधिनियम था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पारित। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस या उपयुक्त में से कोई नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो ये लिया गया है जापान से। ये सिद्धांत जापान के संविधान से लिया गया है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में मिलता है, जिसमें क्या बोलता है? जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात होती है। इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल कानून के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही छीना जा सकता है। और अमेरिका के संविधान में विधि की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत अपनाया गया। देखिए, कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ के संविधान से ली गई हैं, ये आपके पॉलिटी के चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारी जो रोज 12 बजे क्लास आती है, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी के अब तक की जितने भी पॉलिटी के PYQs आए हैं उनका डिस्कशन कर रहे हैं। तो पॉलिटी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप वो क्लासेस देख सकते हैं, उसमें ये चैप्टर आपको पढ़ाया गया है। अमेरिका के संविधान में देखिए, विधि की उचित प्रक्रिया का जो प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और हम लोग ने अभी क्या पढ़ा था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये लिया गया है जापान से। इसके अलावा मेनका गांधी मामले जो कि 1978 में हुआ था, इसके बाद से भारतीय न्यायपालिका ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या को और व्यापक बनाया है। आगे चलते हैं। भारत में बोले जाने वाले भाषाई परिवारों में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? ऑस्ट्रिक, द्रविड़, इंडो आर्यंस, चीन तिब्बत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इंडो आर्यंस। ये सबसे बड़ा भाषाई समूह है भारत में बोले जाने वाली भाषाओं का। देखिए, भारत की लगभग 74% जनसंख्या इंडो आर्यन परिवार की भाषाएं बोलती है। द्रविड़ भाषा दक्षिण भारत में प्रमुख है और लगभग 20% जनसंख्या के द्वारा बोला जाता है। ठीक, और जो ये वाली है इंडो आर्यन वाली, ये 74% लोग लगभग बोलते हैं। अब हिंदी, बंगाली और मराठी इंडो आर्यन समूह की प्रमुख भाषाएं हैं। और भारत में दूसरा सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? ये द्रविड़ परिवार का है। इसके अलावा ऑस्ट्रिक समूह की भाषा मुख्य रूप से मध्य भारत में जनजातियों के द्वारा बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है? जो कि उत्तर के श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है। NH1, NH2, NH10, NH44 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? NH44। NH44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है जिसकी लंबाई लगभग 3745 किलोमीटर है। यह उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का मुख्य हिस्सा है। ये 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है। और NH44 को पहले NH7 के नाम से जाना जाता था। और उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है डायरेक्ट क्वेश्चन कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर झांसी में एक दूसरे काटते हैं। उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, ये कहाँ काटते हैं? ये झांसी में काटते हैं दूसरे को। तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखेंगे। कहाँ पे काटते हैं? झांसी में काटते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी प्रणाली की वह कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है? झेलम, रावी, चेनाब, व्यास या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंद्रभागा के नाम से कौन जानी जाती है? चेनाब जानी जाती है। चेनाब नदी दो नदी चंद्रा और भागा के संगम से बनती है। इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पे होता है? लाहौल स्पीति जिले के तांडी में होता है। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और चेनाब नदी पर सलाल, बगलीहार और दुल्हस्ती जैसी प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है कि सलाल, बगलीहाल और दुल्हस्ती जैसी जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये कौन सी नदी पे बनी है? तो ये चेनाब नदी पे बनी है या सिंधु जल समझौते के तहत पश्चिमी नदियों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं।
मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं रेड ब्लड सेल्स की परिपक्वता और तंत्रिका तंत्र के सुचारू संचालन के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है? जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है विटामिन B12 में, साइनोकोबाल्मिन जिसको कहते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। अब देखिए ये सारे जो इंपॉर्टेंट विटामिन हैं ये आपको हमारी जो क्लास चल रही है वन टॉपिक वन क्लास उसमें पढ़ाए गए हैं। वहां पे कौन कौन से विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, उनका रासायनिक नाम क्या है और उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, जहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, उसका डिस्कशन किया गया है। तो बाकी विटामिन को भी पढ़ने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन है। इसमें कोबाल्ट खनिज उपस्थित होता है। इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया नामक एक गंभीर रक्त की बीमारी होती है। ठीक है, एनीमिया जिसमें पता है कि आपको जो है आरबीसी कम हो जाती है या खून कम हो जाता है। ठीक, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, मतलब किस क्या हो जाता है? परनीसियस एनीमिया, या आप याद रखेंगे परनीसियस एनीमिया। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से। ये मुख्य रूप से मांसाहारी भोजन, दूध और अंडों में पाया जाता है विटामिन B12। और विटामिन B12 की कमी से तंत्रिका तंत्र में गिरावट और याददाश्त में कमी हो सकती है। और शाकाहारियों में अक्सर इस विटामिन की कमी पाई जाती है क्योंकि ये पौधों में नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबड़ को अधिक टिकाऊ, कठोर और विभिन्न तापमानों पर प्रतिरोधी बनाने के लिए सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण, हाइड्रोजनीकरण, भंजन, वल्कनीकरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रमुख रबड़ को और अधिक टिकाऊ, कठोर और विभिन्न तापमानों पर प्रतिरोधी बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वल्कनीकरण का। ये प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक है, ये होता क्या है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्राकृतिक रबड़ कैसा होता है? चपचपा और नरम होता है। ठीक, और ये जो चार्ल्स गुडईयर थे इन्होंने वल्कनीकरण की खोज करी थी। सल्फर डालने से रबड़ की जो आणविक श्रृंखला है इसके बीच में क्रॉस बन जाते हैं जिसकी वजह से ये मजबूत हो जाता है। और आप ये याद रखेंगे जो प्राकृतिक रबड़ होता है वो आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है। और रबड़ के पेड़ से निकलने वाला दूध या जो तरल होता है जो रबड़ के पेड़ से निकलता है उसको क्या बोलते हैं? लेटेक्स कहते हैं। ठीक, तो मेनली आप इसमें ये याद रखेंगे कि इसको मजबूत करने के लिए, प्राकृतिक रबड़ को बहुत अधिक टिकाऊ, कठोर और प्रतिरोधक बनाने के लिए सल्फर के साथ जो इसको गर्म किया जाता है उस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। समुद्र के भीतर डूबी हुई वस्तुओं जैसे कि पनडुब्बी या हिमखंड की स्थिति और दूरी ज्ञात करने के लिए सोनार तकनीकी में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रेडियो वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर बताइए अपना, किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगे या अल्ट्रासोनिक वेव्स का। देखिए सोनार का पूरा नाम क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें पराश्रव्य तरंग जो कि कहां से कहां तक होती हैं, जो कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति का इसमें प्रयोग होता है। ये इसको यूज किया जाता है क्योंकि ये अधिक गहराई तक जा सकती हैं। ये तकनीकी प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि एको के सिद्धांत पे काम करता है। चमगादड़ भी अंधेरे में उड़ने और शिकार खोजने के लिए पराश्रव्य तरंगों का ही प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और वायुयान की स्थिति का पता लगाने के लिए रडार में जो रडार का प्रयोग होता है, और रडार में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती हैं? तो इसमें रेडियो तरंगे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि सोनार का प्रयोग होता है शिप्स में या पनडुब्बी वगैरह में, इसमें होता है। और ये जो रेडियो वेव्स है इनका प्रयोग वायुयान में होता है। अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैसें मुख्य रूप से उत्तरदायी मानी जाती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, हीलियम और आर्गन, मीथेन और ओजोन, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी मानी जाती हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए अम्ल वर्षा मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होती हैं। ये गैसें वायुमंडल में जल के अणुओं के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। फिर ये ऐतिहासिक इमारतों जैसे कि ताजमहल के क्षरण और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाती हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। मथुरा तेल रिफाइनरी से निकलने वाले धुएं को ताजमहल के पीले होने का कारण माना जाता है। ठीक, यानी कि मेनली जो ताजमहल का डिप्लीशन हो रहा है वो एसिड रेन की वजह से ही हो रहा है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने के लिए सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने के लिए सबसे प्रमुख गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने वाली इंफ्रारेड विकिरणों को रोककर वायुमंडल को गर्म करती है। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक तापमान बनाए रखने में मदद करती है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा ये गैसें हो जाती हैं तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बनती हैं, जो कि बन ही रही हैं। ठीक है। और जीवाश्म ईंधनों को जलना, वनों की कटाई, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को और ज्यादा बढ़ाती है। मीथेन और जलवाष्प भी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि और कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो मीथेन और जलवाष्प, आप जलवाष्प में कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कैसे ग्रीन हाउस हो सकती है, लेकिन ये भी है। ठीक है, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैसों में आएगा। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। तो ये पूछता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसका उत्तर ये रहेगा कि ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापने के लिए सामान्यतः किस इकाई या यूनिट का प्रयोग किया जाता है? हर्ट्ज, डेसिबल, एम्पियर, ओम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्वनि प्रदूषण को इसकी तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डेसिबल। देखिए, ध्वनि की तीव्रता को मापने की मापक इकाई डेसिबल होती है। इसको कैसे लिखते हैं? डीबी से। मनुष्य के लिए 45 से 55 डेसिबल की ध्वनि सामान्य और आरामदायक मानी जाती है। 80 डेसिबल से ज्यादा की जो लगातार ध्वनि होती है उसको शोर कहते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक होती है। और साइलेंट जोन, जिसमें अस्पताल होते, स्कूल होते, इनके पास जो शोर के मानक होते हैं वो बहुत कड़े होते हैं, आप इनके पास बहुत ज्यादा शोर तो मचा नहीं सकते हैं। और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन मफलर यानी कि सड़क के किनारे पेड़ लगाने तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अपशिष्ट प्रबंध या वेस्ट मैनेजमेंट के प्रसिद्ध 3R सिद्धांत में से कौन सा शामिल नहीं है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और इंट्रोड्यूस। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आर 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 यहाँ पे आई है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है, यानी कि इसका उत्तर यही होगा। कौन सा शामिल नहीं है पूछा जा रहा है। तो अब आप ये याद कर लीजिए कि इसमें में से कौन कौन सा शामिल है। 3R में क्या क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। 3R सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण के 3 स्तंभ हैं। रिड्यूस यानी कि कचरा कम करना, रीयूज यानी कि वस्तुओं का बार बार प्रयोग करना, रिसाइकिल मतलब कचरे से नई वस्तु बनाना। इनका मुख्य उद्देश्य है संसाधनों का अनुकूल उपयोग करना और प्रदूषण को कम करना। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी है। कचरा कम करने के लिए प्लास्टिक की जगह हमें कपड़ों के थैलों का प्रयोग करना चाहिए। और कपड़ों का थैले का प्रयोग करना, ये किसका उदाहरण है? रीयूज, रिड्यूस का उदाहरण है ना। अगर आप पॉलिथीन का प्रयोग कम करेंगे तो कचरा कम होगा, यानी कि आप रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम भारत में स्वच्छता अभियान का हिस्सा भी है। वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी का मुख्य लाभ क्या है? मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना, ग्राउंड लेवल को फिर से भरना, वायु प्रदूषण को कम करना, बिजली खपत बढ़ाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी का मुख्य लाभ है ग्राउंड वाटर लेवल को फिर से भरना। देखिए, वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य बारिश के पानी को बहने से रोककर उसको जमीन के अंदर वापस डालना या ग्राउंड लेवल को रिचार्ज करना। इससे सूखते हुए कुएं और हैंडपंपों में जल स्तर में सुधार होता है और ये जल संकट वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए भी उपयोगी है। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य था जिसने हर घर में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य कर दिया था। अब ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने हर घर में वर्षा जल के संचयन को अनिवार्य कर दिया था? तो ये तमिलनाडु था। ठीक है, और छत पर वर्षा जल संचयन सबसे इजी मेथड होता है जो जनरली लोग यूज करते हैं। ता, था, दा, धा का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है? तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, हिंदी के इस तरीके के प्रश्नों को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इसको बोल के देखिए। जैसे कि अगर आप ता, था, दा, धा बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं। तो ये वो उच्चारित हो रहे हैं दंत से। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ ऊपर के दांतों के पिछले भाग को स्पर्श करती है उनको दंत वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ता वर्ग वाले वर्ग, जैसे ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। री स्वर का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ या उपयुक्त में से कोई नहीं। री क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा मूर्धा। मुख के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग मूर्धा कहलाता है। यहां से उच्चारित ध्वनियां कौन सी ध्वनियां कहलाती है? मूर्धन ध्वनियां कहलाती हैं। और री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ठीक है, और जो टा वर्ग के वर्ण होते हैं जैसे टाठा, डाढ़ा, डाढ़ा, ये भी
मूर्धा से ही इनका भी उच्चारण होता है। इसके अलावा जो शाह होता है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको मूर्धन्य शाह भी कहते हैं। इसका उच्चारण भी मूर्धा से ही होता है, ये याद रखेंगे आप। और संस्कृत से आए शब्दों में री का प्रयोग अधिक पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊ और ऊ ध्वनि के उच्चारण के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? ऊ ऊ बोल के देखिए आप, ऊ और ऊ, कंठ, तालु, दंत या ओष्ठ, तो इसमें प्रयोग किया जाता है ओष्ठ का। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में दोनों होठ परस्पर स्पर्श होते हैं और उनकी आकृति बदलती है उन्हें ओष्ठ कहते हैं। ऊ और ऊ के उच्चारण में ओष्ठ की आकृति वृत्ताकार हो जाती है। और ओष्ठ वर्ग के और कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जो पा वर्ग में आते हैं, जैसे कि पा, फा, बा, भा और मा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देश विदेश शब्द में प्रयुक्त समास का नाम क्या है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, देश और विदेश, ये कैसा है समास? ये है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास क्या होते हैं? सबसे तो अच्छी बात इसकी होती है द्वंद्व समास पहचानने की कि इसमें ये योजक चिन्ह होता है। ठीक, और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें पहला पद भी प्रधान होता है और दूसरा पद भी प्रधान होता है। तो इसमें कौन सा समास प्रयोग किया गया है? इसमें द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। देखिए, देश विदेश का अगर हम विग्रह करेंगे तो देश और विदेश होता है, और जिन समास में दोनों पद प्रधान होता है और बीच में और या का लोप होता है, जैसे कि अगर आपने योजक चिन्ह हटाया, ठीक, इसका समास विग्रह किया, तो इसके यहाँ क्या आ जाएगा? या तो और आएगा या तो आ आएगा। ठीक, तो ऐसे समास को क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। और इसमें जो दोनों पद होते हैं वो प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं या तो पूरक होते हैं। तो ये इनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। बदनाम शब्द में प्रयुक्त बद उपसर्ग किस भाषा से संबंधित है? उर्दू, फारसी यानी कि विदेशी भाषा से संबंधित है, संस्कृत से संबंधित है, हिंदी, अंग्रेजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बद संबंधित है, ये विदेशज शब्द है। ठीक है, देखिए, बद एक फारसी उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बुरा, या विदेशी उपसर्गों की श्रेणी में आता है जो हिंदी शब्दावली में रच बस गए हैं। नाम मूल शब्द से जुड़ के ये उसके अर्थ को नकारात्मक बना देते हैं, जैसे कि बदबू, बदकिस्मत और बदहजमी, इन सब में बद का प्रयोग हुआ है। बद का मतलब बुरा, बदकिस्मत मतलब बुरी किस्मत वाला। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि कैसा उपसर्ग है, ये फारसी उपसर्ग है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है, आपको 2-3 जगह का नाम दे देगा कि उर्दू का है, अरबी का है, फारसी का है ना, तो इसको आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन। नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे के औद्योगिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसके किनारे कुल कितने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स विकसित करने की आधिकारिक घोषणा की है? 8, 15, 11, 21 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दी है 11। ठीक है, देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा है, जिसके किनारे 11 औद्योगिक गलियारे बनाए जाएंगे। ठीक है, कितने औद्योगिक गलियारे बनाए जाएंगे? 11 औद्योगिक गलियारे, ये याद रखेंगे। ये क्लस्टर मुख्य रूप से हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ में स्थित होंगे। क्लस्टर विकास का उद्देश्य होता है स्थानीय रोजगार का सृजन और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देना। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण यूपी ईडा के द्वारा किया जा रहा है और ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होके गुजरेगा। आप ये भी याद रखेंगे कि एक्सप्रेसवे मेनली कौन कौन से जिलों से होके गुजरता है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता है और ऐसा क्वेश्चन पीसीएस में भी कई बार पूछा जाता है। उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बताएगा, पूछेगा आपसे कि बताइए इसमें में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। तो ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अक्टूबर 2025 में लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की बैठक के दौरान किस देश को ग्रीन वॉयज 2050 परियोजना के तहत समुद्री प्रदूषण कम करने के लिए लीड पायलट कंट्री के रूप में फिर से चुना गया है? जापान, भारत, ब्राजील, नॉर्वे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें किसको चुना गया है? ऑब्वियसली भारत को चुना गया, तभी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए, ग्रीन वॉयज 2050 परियोजना का उद्देश्य है जहाजों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रारंभिक रणनीति लागू करना। अब आप ये भी याद कर सकते हैं, इसमें आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जहाजों से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सी रणनीति को लागू किया गया है ना, तो आपको ऐसे कई ऑप्शन दे देगा। इसमें एक ऑप्शन रहेगा ग्रीन वॉयज 2050। भारत को अपनी ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, यानी जिसको शॉर्ट में कहते हैं GTTP, इन पहलों के लिए सराहा भी गया है। इसके तहत भारत अन्य विकासशील देशों को समुद्री स्वच्छता और तकनीकी समाधानों में भी मदद करेगा।
और आईएमओ का मुख्यालय कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आईएमओ का मुख्यालय लंदन में है। भारत मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत अपने बंदरगाहों को ग्रीन पोर्ट में भी बदल रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति के कार्यान्वयन के लिए किस नदी खंड को प्रमुख क्रूज पर्यटन और वाटर स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की है? राप्ती नदी को, केन बेतवा लिंक नहर को, यमुना नदी को, सरयू नदी को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या होगा? यमुना नदी, प्रयागराज से आगरा खंड तक। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यमुना नदी के प्रयागराज आगरा खंड को विशेष जल पर्यटन क्षेत्र भी घोषित किया है। ठीक है, इसके तहत निजी ऑपरेटर को फ्लोटिंग रेस्तरां और खुश मैम को बुला दीजिए। उत्तर प्रदेश देखिए क्या क्वेश्चन था, फिर से देख लेते हैं। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति के कार्यान्वयन के लिए किस नदी खंड को प्रमुख क्रूज पर्यटन और वाटर स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने की स्वीकृति दी है? तो यह है यमुना नदी। ठीक, कहां से कहां तक? प्रयागराज से आगरा खंड तक। ठीक है, और आप ये याद रखेंगे कि ये जो नीति है ये 10 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी और उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इस परियोजना की नोडल एजेंसी भी है। आगे चलते हैं। नवंबर 2025 में बुसान, कहाँ पे है ये? दक्षिण कोरिया में है। इसमें आयोजित अंतर सरकारी वार्ता समिति की बैठक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, INSC 5 की बैठक का प्राथमिक उद्देश्य है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने हेतु कानूनी रूप से ये एक बाध्यकारी संधि है। देखिए INC 5 प्लास्टिक प्रदूषण पर वैश्विक संधि को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित 5वां और अंतिम नियोजित सत्र था। भारत ने उत्पादक, विस्तारित उत्तरदायित्व और प्लास्टिक के किफायती विकल्पों के विकास पर अपना पक्ष रखा। इस संधि का लक्ष्य था 2040 तक प्लास्टिक कचरे को शून्य स्तर पर लाना। इस वार्ता की शुरुआत मार्च 2024 में नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के प्रस्ताव के साथ हुई थी और भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध कब से लागू है? 1 जुलाई 2020 से। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए 7E कार्यक्रम का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? कृषि विपणन सुधार, ऊर्जा दक्षता और नवीनीकरण ऊर्जा, स्कूल शिक्षा क्षेत्र का रूपांतरण, सूक्ष्म और लघु उद्योग विकास, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या होगा? स्कूली शिक्षा क्षेत्र का रूपांतरण। देखिए 7E का पूर्ण रूप क्या है? सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन। इसे विशेष रूप से उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। इसका ध्यान शिक्षा परिणामों और प्रशासनिक दक्षता पर केंद्रित है। इसका स्वास्थ्य केंद्रित संस्करण क्या है? 7H के नाम से जाना जाता है। यह नीति आयोग के मानव पूंजी विकास के एजेंडे का भी हिस्सा है। नीति आयोग के रणनीतिक दस्तावेज स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 के संबंध में कौन सा सही है? तो यह 100 साल के विजन के लिए तैयार किया गया। इसका उद्देश्य है कि जब तक भारत अपने 100 साल पूरी करेगा आजादी के, इसको तब तक के लिए तैयार किया गया। इसका क्या नाम दिया गया? स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। देखिए इस दस्तावेज को 2018 में जारी किया गया था ताकि 2022-23 तक के लिए विकास लक्ष्य तय किए जा सके और इसमें 41 अध्यायों को, इसका आंसर होगा बी। इसमें 41 महत्वपूर्ण क्षेत्रों और अध्यायों को शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए इसमें 41 अध्यायों को 4 खंडों जिसमें ड्राइवर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन और गवर्नेंस में विभाजित किया गया है और इसका उद्देश्य है औसत आर्थिक विकास की दर को 8% तक की ले जाना। यह नीति आयोग के अल्पकालिक कार्य एजेंडे का हिस्सा भी है और इसने पंचवर्षीय योजनाओं के पुराने ढांचे को प्रतिस्थापित करने में भी मदद की है। 1990 और 1992 के बीच की अवधि में भारत में पंचवर्षीय योजना के बजाय वार्षिक योजनाएं संचालित करने का मुख्य कारण क्या था? अत्यधिक विदेशी मुद्रा और रणनीतिक अस्थिरता, नई औद्योगिक नीति का विरोध, चीन के साथ सीमा तनाव, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर है पंचवर्षीय योजना को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। तो इसका उत्तर क्या होगा? अत्यधिक विदेशी मुद्रा संकट और राजनीतिक अस्थिरता। इसकी वजह से 1990 से 92 के बीच की अवधि में जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसको रोक के वार्षिक योजनाएं संचालित की जाने लगी थी। ठीक है, देखिए 1990 में केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी। उस समय गंभीर भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट का भारत सामना कर रहा था। इस अंतराल के दौरान 1990 और 91 और 1991 और 92 के लिए 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। ठीक है, और इसी अवधि के दौरान नरसिम्हा राव सरकार ने नई आर्थिक नीति बनाई जो कि
जिसकी घोषणा हुई थी 1991 में, और फिर जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1992 से शुरू हो गई। ठीक है, चलिए अब इसके आगे के क्वेश्चन आप खुशबू मैम के साथ करिए। थैंक यू मैम। कैसे हैं हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। लेखपाल की सीरीज में हम लोग 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आपने देखा है कि जीएस के सब्जेक्ट होते हैं और हम उसके साथ में यूपीजी के ग्राम विकास, डीआई और कंप्यूटर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हमने आपसे ये भी डिस्कस किया है, एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था जिसमें ये चीज़ डिस्कस करी थी कि आप कैसे तैयारी करें ताकि आपको 100 मार्क्स के पेपर में 85 मार्क्स के ऊपर ही मिले, उसके आसपास, ताकि आपका सिलेक्शन जो हो वो श्योर हो जाए। तो आप वो क्लास देखिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा। हम अपनी टेस्ट सीरीज में भी इसी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस क्लासेस आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेंगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये ग्राम विकास का टॉपिक है। ग्रामीण समाज के प्रक्रियात्मक ढांचे में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामाजिक नियंत्रण को अनौपचारिक साधन है? देखिए, सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन क्या है, तो वो चीज आपको इसमें समझना है। तो अनौपचारिक साधन जो होता है वो परंपराएं और लोकाचार होते हैं। ग्रामीण समाज में कानून की तुलना में प्रथाएं, परंपराएं और धर्म का अधिक प्रभाव होता है। ये चीज हमें पता है कि वहां पर धर्म, जो कानूनी व्यवस्था है, उससे ज्यादा इन सब चीजों पे लोग मानते हैं। फिर सामाजिक बहिष्कार या निंदा जैसे अनौपचारिक साधन यहाँ व्यवहार को नियंत्रित करने में प्रभावी होते हैं। देखिए, जैसे क्या होता है गांव में, अगर मान लीजिए किसी ने कुछ गलत काम किया तो उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है, उसको गांव से निकासी दे दी जाती है। तो लोग इस चीज से डरते हैं कि हम जिस गांव में रहते हैं वहां से हमें निकाल दिया जाएगा। एक टर्म होता है हुक्का पानी बंद कर देना, मतलब उनको कोई भी खाने पीने की चीजें नहीं लेने दिया जाएगा, सोसाइटी से उनसे कोई बात नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, सोशल ऑब्लिगेशंस हैं जो क्रिएट किए जाते हैं, जिसकी वजह से समाज जो है वो सही डायरेक्शन में काम कर सके। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ एकता और सामूहिक चेतना को बनाए रखने में मदद करता है। ये इसका पॉइंट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विकास का नीचे से ऊपर बॉटम अप अप्रोच दृष्टिकोण ग्रामीण विकास की किस प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करता है? तो अगर आप देखेंगे तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये आपको ध्यान देना है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि जो हम बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं, देखिए बॉटम अप अप्रोच जो क्या है, वो क्या करती है, नीचे से ऊपर जाती है। तो अगर आप लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करेंगे तो वो इसी का एग्जाम्पल है। इसमें योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन स्थानीय लोगों की जरूरतों के आधार पर किया जाता है, या ग्राम सभा जैसे संस्थाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सशक्त बनाता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना। आप देखिए, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ उससे भारत विकास को इस नीचे से ऊपर दृष्टिकोण में संवैधानिक आधार दे दिया। अब 73वां संविधान संशोधन जो आप पढ़ते हैं, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वो किससे रिलेटेड है? वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, कि पंचायत को जो संवैधानिक दर्जा है वो 73वां संविधान संशोधन से दिया गया। तो ये आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपके पॉलिटी में भी बनता है और ग्राम विकास में। अगर आपसे पूछेगा कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया वो कौन सा दृष्टिकोण है, तो वो नीचे से ऊपर देखने का दृष्टिकोण है। ठीक है, जैसे कि अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप बात करेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण, जिसको हम डाइवर्सिफिकेशन का अर्थ ग्रामीण समाज के विकास में किस प्रकार सहायक है, तो ये आपको ध्यान देना है। देखिए, इसमें अगर आप विविधीकरण देखेंगे तो आप देख सकते हैं पशुपालन और गैर कृषि कार्यों में विविधता, कृषि योग्य भूमि को कम करना। इसमें से आपका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। देखिए, इसका आंसर ए क्यों है, क्यों डाइवर्सिफिकेशन करना क्यों आवश्यक है? विविधीकरण का अर्थ है केवल खेती पर निर्भर रहकर ना रहकर डेयरी, मत्स्य पालन, और इसका कारण देखिए क्या है, लघु उद्योग, इन सबको बढ़ावा देना। तो डाइवर्सिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 12 महीने आप कृषि नहीं कर सकते हैं, तो आप उसके अलावा कुछ छोटे उद्योग कर सकते हैं, डेयरी पालन कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं। तो ये सारे उद्योग क्या करते हैं, उन सब समय पर आपको फाइनेंशियली मदद करते हैं या ग्रामीण लोगों को फाइनेंस प्रदान करते हैं जब कृषि का सोर्स बहुत ज्यादा नहीं होता है। इससे जो मौसमी बेरोजगारी होती है इसको कम किया जाता है। ठीक है, ग्रामीण परिवार की आर्थिक जोखिम रखने की क्षमता को बढ़ाता है। तो ये आपको ध्यान रखने की, आर्थिक जोखिम में फंसने की जो सिस्टम होता है उससे आप बच जाएंगे, या उससे ग्रामीण परिवार से किसान बच सकते हैं। क्योंकि किसान सब कुछ अपना अगर खेती में लगा देगा तो अगर मान लीजिए फसल खराब हो गई
तो अब उसको अगर उसने डेयरी प्रोडक्ट मतलब दुग्ध उद्योग अपना चला रखा है, तो मान लीजिए उसकी कोई फसल खराब भी हो गई, तो वो वहां से अपने आप को जो आर्थिक जोखिम होने वाला है उससे बचा ले जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए ग्रामीण शहरी सातत्य, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनम, रूरल अर्बन कॉन्टिनम की अवधारणा क्या स्पष्ट करती है? तो अगर आप देखेंगे तो यह अवधारणा दर्शाती है कि समाज ना तो पूरी तरह ग्रामीण होता है ना ही शहरी, बल्कि दोनों का लक्षण आपस में मिले होते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, बल्कि दोनों के लक्षण आपस में मिले होते हैं। कोई भी समाज ऐसा नहीं है, जैसे शहर में आप लोग रहते हैं तो बहुत सारे लोग, जैसे हम भी रहते लखनऊ में हैं या कहीं रहते हैं बाहर, तो वहां पर शहर में रहने से हमारे जो अंदर का गांव है वो जाता नहीं है, वो रहता है आपकी आदतों में, आपकी सोच में, कहीं ना कहीं वो रहता है। तो कोई भी समाज पूरी तरह से गांव नहीं होता है और पूरी तरह से शहर नहीं होता है। परिवहन और संचार के साधनों से इस सातत्य को और अधिक मजबूत किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका गांव है, ये आपका शहर है, आप यहाँ पे जॉब करते हैं तो यहाँ रहते हैं, पर छुट्टियों में आप अपने गांव जाते हैं। तो ये जो परिवहन है, संचार है, ये क्या करता है? कस्बों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संक्रमण की कालीन कड़ी के रूप में माना जाता है। जैसे आप देखेंगे तो ये गांव है, ये वाला हिस्सा शहर है, तो यहाँ पे बीच में जो रास्ता होगा इसके बीच में लोग रहेंगे, यहाँ पर सब काम होगा, तो ये जो इलाका होता है ये कस्बा होता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। ये इनके बीच में कैसा है? ट्रांजिशन फेज है। ट्रांजिशन फेज का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जिससे बाहर निकलने के बाद आप एक नए परिवेश में आते हैं और जिससे इधर निकलने के बाद एक नए परिवेश में आते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। फिर देखिए इस अवधारणा का विकास मुख्य रूप से रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको में अपने अध्ययन के दौरान किया था। ये क्वेश्चन आता है, रर्बनाइजेशन एक टर्म यूज होता है, रर्बनाइजेशन, तो इसी अवधारणा से निकट है। अब इसमें क्या है कि रूरल है ना, रूरल और अर्बन, इन दोनों को मिला दिया तो ये बन गया रर्बनाइजेशन। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आया और इन्होंने किसने दिया था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं, देखिए ये हमारा यूपी जीके का पोर्शन है और इस बार आपको 20 नंबर के क्वेश्चन यूपी जीके के मिलने हैं, तो इसे अच्छे से तैयार करिएगा। देखिए 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएनसांग ने उत्तर प्रदेश के किस नगर को कान्यकुब्ज के नाम से संबोधित किया और उसे हर्ष की राजधानी के रूप में वर्णित किया? तो ये आपको हम पढ़ा भी चुके हैं इसके पहले। वो कन्नौज है, इत्र की नगरी कन्नौज। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कन्नौज की समृद्धि और वहां आयोजित विशाल धार्मिक सभा में का सजीव वर्णन किया जाता है। उसने कन्नौज को गंगा के तट पर स्थित एक सुंदर और दुर्जेय नगर बताया था। उस समय कन्नौज को महादेव श्री, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि प्राचीन काल में किस उत्तर प्रदेश के किस जिले को महादेव श्री के नाम से बुलाया जाता था? तो ये आपका कन्नौज हो जाएगा। अब अगला देखिए, 1909 में इलाहाबाद में द लीडर नामक जो अंग्रेजी समाचार पत्र था उसका प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये क्वेश्चन भी यूपी जीके का है और यूपी के हिस्ट्री का पोर्शन है, तो आप इसको तैयार करेंगे। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि एक तो ये याद रखिएगा कि 1909 में इलाहाबाद में एक द लीडर समाचार पत्र था, और ये कैसा समाचार पत्र था? अंग्रेजी। तो इसका जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाता था? तो वो किया जाता था, जो प्रकाशन है वो किया जाता था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये अब इसमें आप देखेंगे यूपी प्रभावशाली उदारवादी समाचार पत्र था जिससे राष्ट्रीय चेतना जगाने की भूमिका निभाई पंडित मदन मोहन मालवीय ने। इसके माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक विचारों को प्रसारित किया। ठीक, अब देखेंगे आप अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, ये हमने समझ लिया। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि ये न्यूज़पेपर किस भाषा में प्रकाशित होता है, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, उर्दू, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी। फिर मदन मोहन मालवीय ने हिंदी साहित्य में आप देखेंगे अभ्युदय का भी संपादन किया और एक मर्यादा और किसान जैसे पत्र भी इन्हीं से संबंधित है। तो ये चारों नाम आप याद कर लीजिएगा, किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस विशिष्ट शिल्प को जो अपनी लाल मिट्टी की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है जीआई टैग प्राप्त है? तो अगर आप ये देखेंगे तो ये गोरखपुर का टेराकोटा है, ठीक है, और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप ये ध्यान रखिएगा। पुराना काल है जहां कुम्हार साथ में जानवरों और मूर्तियों की सुंदर आकृतियां बनाता है, और 2020 में जीआई टैग मिला था। जीआई टैग 2020 में मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। इस शिल्प में किसी सांचे का प्रयोग नहीं होता, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको बल्कि
जो कलाकार है वो अपनी उंगलियों से नक्काशी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये कोई भी सांचा यूज नहीं करते कि सांचा लिया उसमें मिट्टी डाली और आकृति बना दी। ये हाथ से नक्काशी करते हैं अपनी उंगलियों से, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। टेराकोटा शिल्प मुख्य रूप से गोरखपुर के पास, औरंगाबाद और उसके आसपास, देखिए ये दो जगह, जो गोरखपुर के पास एक जगह पड़ती है और उसके आसपास जितने भी गांव पड़ते हैं वहां पर ये है। और उत्तर प्रदेश का एक टॉपिक आपने हमसे पढ़ा है, एक जिला एक उत्पाद, तो उसमें गोरखपुर का जो टेराकोटा है वो ओडीओपी में लिया गया है और इसको जीआई टैग 2020 में दिया गया था। ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। अब अगला देखिए, 1847 में स्थापित एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसे थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के रूप में जाना जाता था, कहाँ स्थित है? तो ये आप देखेंगे कहाँ स्थित है, तो उसका आंसर रुड़की है, ठीक है। अब ये पहले रुड़की जो था वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, ठीक, अब वो उत्तराखंड का पार्ट हो गया। गंगा नहर के निर्माण के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। जेम्स थॉमस के प्रयासों के कारण इसका नाम जेम्स थॉमस के नाम पर पड़ गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो ये रुड़की का कॉलेज था ये जेम्स थॉमस के प्रयास से बना था, तो उसका नाम जेम्स थॉमस कॉलेज रख दिया गया था। और ये आप देखेंगे तो 7वें नंबर का आईआईटी बना, जिसे हम आईआईटी रुड़की के नाम से आज जानते हैं। आप आईआईटी रुड़की का नाम सुनते होंगे, तो वो 7वां आईआईटी था जिसको 2001 में स्थापित किया गया था, ठीक। वर्तमान में यह उत्तराखंड राज्य में है, तो ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है इतिहास में, तो ये यूपी जब उत्तराखंड जब यूपी का पार्ट हुआ करता था, तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि किस वर्ष उत्तराखंड राज्य बना उत्तर प्रदेश से अलग होके, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो ये बताइएगा। फिर 1921-22 के दौरान अवध क्षेत्र के हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिले में चले एका आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसके हाथ में था? अब देखिए यहाँ पे आपको याद करना है, जो एका आंदोलन है ये कहाँ हुआ? यूपी में। यूपी के कौन कौन से जिले थे? हरदोई, ठीक, उसके बाद आप देखेंगे तो बहराइच, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो सीतापुर। ये नाम भी जिलों के याद रखिएगा, ये आपसे पूछता है एग्जाम में, ठीक है। एका आंदोलन किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं? बहराइच, सीतापुर और हरदोई। फिर आप जब नाम देखेंगे तो इसमें जो नाम है वो है मदारी पासी, ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। मदारी पासी ने पिछड़े वर्गों और छोटे किसानों को संगठित कर धार्मिक शपथ के माध्यम से एकता या एका पर बल दिया, ठीक। इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों किसान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये भी क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ गया या थोड़ा सा भी डेप्थ में चला गया वो, तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो एका आंदोलन है उसमें हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों ने भी इसका बढ़ चढ़कर प्रोत्साहन किया था या सहयोग किया था कि सिर्फ इसमें हिंदू ही थे, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, तो ये पॉइंट भी याद कर लीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद आप देखेंगे 39 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित ऐतिहासिक राजा लाइब्रेरी की स्थापना 1774 में किस शासक द्वारा की गई? तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा नवाब फैजुल्ला खान, ठीक, ये नाम याद रखिएगा। अब इसके बाद रामपुर जो क्या कहते हैं लाइब्रेरी है, वो इंडो इस्लामिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है जिसमें दुर्लभ पांडुलिपियां मिलती हैं, और नवाब फैजुल्ला खान ने अपने व्यक्तिगत संग्रह में इस पुस्तकालय की नींव रखी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब वर्तमान में यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आ जाएगा, एक स्वायत्त संस्था है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस आप ये याद कर लीजिएगा इसमें कि जो रजा लाइब्रेरी है ये कहाँ पर है? रामपुर में, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, रजा लाइब्रेरी, तो ये आप याद करेंगे कि ये रामपुर में है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर ये कब बनी? 1774 में, ठीक, ये 2 पॉइंट याद करिएगा, तीसरा नवाब फैजुल्ला खान, ये तीनों पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ वाल्मीकि रामायण का दुर्लभ फारसी अनुवाद, कई मुगल कालीन चित्र सुरक्षित है, इसको भी सुरक्षित करके रखा गया। ये भी पुस्तकालय की वर्तमान इमारत हामिद मंजिल का निर्माण नवाब हामिद अली ने करवाया था, तो ये 2 चीजें हैं फैक्ट, ये वाले भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि जो रामायण का फारसी अनुवाद था उसको संरक्षित करके रखा गया है, और मुगल कालीन बहुत सारी चित्रकलाएं होती थी उनको संरक्षित करके यहाँ रखा गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी का संचालन मार्च
1859, ठीक है, 1859 में किस दो स्टेशनों के मध्य किया गया? तो ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रेलवे से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, और अगर आपसे पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाँ, इलाहाबाद से कानपुर। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश में रेलवे का इतिहास 3 मार्च 1859 को शुरू हुआ था। पहली ट्रेन इलाहाबाद से कानपुर के बीच चली थी, ये बिल्कुल ही याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। यह ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी द्वारा संचालित की गई थी। भारत की पहली ट्रेन 1853 में, लगभग 6 साल बाद उत्तर प्रदेश में। तो भारत की पहली ट्रेन कौन सी थी, कब चली थी? वो 1853 में चली पहली। और अगर यूपी में पूछेगा तो 1859 में चली। और यूपी में कहां से कहां तक चली? तो आप इसको याद रखेंगे, इलाहाबाद से कानपुर, ठीक है। ये एकदम याद कर लीजिएगा, जिसको हम इलाहाबाद की जगह आप प्रयागराज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको एकदम याद होना चाहिए। फिर आप देखेंगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रेलवे के 2 मुख्यालय हैं। ये भी पूछता है, उत्तर मध्य रेलवे जो कि प्रयागराज में हेडक्वार्टर है, पूर्वोत्तर रेलवे जिसका हेडक्वार्टर गोरखपुर में है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर रेलवे हेडक्वार्टर कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? तो वो गोरखपुर हो जाएगा। और अगर पूछेगा उत्तर मध्य रेलवे तो आप बताएंगे प्रयागराज, ठीक। और गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। पहले ये भारत का या विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, पर कर्नाटक में एक नए प्लेटफॉर्म के बनने की वजह से ये उत्तर प्रदेश का पहला हो गया है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और वो कौन सा रेलवे प्लेटफॉर्म है कर्नाटक का जो इससे भी बड़ा है? ये लगभग 1350 मीटर के आसपास है, और वो 1500 मीटर हो गया। तो इसका नाम आपको हमें बताना है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कर्नाटक के उस रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम बताइएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम आ गए अपने कंप्यूटर के सेक्शन पे। आपको पता है कि इस बार लेखपाल के एग्जाम में आपको 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के मिलने हैं। और लेखपाल के अलावा अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वो लोअर पीसीएस का हो या यूपी आयोग का कोई भी एग्जाम हो, तो आपको पता है कि उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप इन्हें हमारे साथ तैयार करते चले, और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी, ठीक है, उसके संदर्भ में एक यूएलएसआई तकनीकी का पूर्ण रूप क्या है, आपको फुल फॉर्म बताना है। और ये चीजें हमने बहुत सारी क्लासेस में बताई हैं कि कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो शॉर्ट में यूज करी जाती है, उसका फुल फॉर्म आपसे पूछता है, ठीक। तो आप याद रखें, जैसे सीपीयू, उसका फुल फॉर्म बताइए। तो ऐसे ही यूएलएसआई, अब इसमें आप देखेंगे तो ये है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यही इसका फुल फॉर्म है, ठीक। एक ही माइक्रोचिप पर लाखों ट्रांजिस्टर्स, 1 मिलियन से अधिक ट्रांजिस्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक घटक सामूहिक किए जाते हैं। यह तकनीकी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर वर्तमान और भविष्य का आधार है। अगर आप 4th जनरेशन में बात करेंगे तो वहां पे VLSI था, हम 5th जनरेशन में आ गए तो यहाँ पर ULSI हो गया, ये वेरी लार्ज था। अब यहाँ पर हम पहुंच जाएंगे 1 मिलियन प्लस ट्रांजिस्टर्स, यहाँ पे 25,000 से 1 मिलियन के अंदर ट्रांजिस्टर हुआ करते, तो इसीलिए ये चीज हम पढ़ते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम AI पर काम भी कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो बहुत लार्ज हैं, बहुत ज्यादा, ठीक। अब 4थी पीढ़ी में VLSI, ये हमने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चार्ल्स बेबेज द्वारा प्रस्तावित एनालिटिकल इंजन। तो ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। ये ध्यान रखिएगा कि आधुनिक कंप्यूटर की तरह कौन सा वैचारिक घटक शामिल है? तो कौन सा, जैसे अब आप मॉडर्न कंप्यूटर में बात करते हैं तो वैचारिक घटक क्या होता है? ALU होता है। तो ALU के ही जैसे मिल हुआ करता था, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। एनालिटिकल इंजन में CPU में देखिए, आधुनिक कंप्यूटर के जो CPU होता है उसमें ALU होता है, और इसी चीज को हम एनालिटिकल इंजन में मिल के नाम से जानते हैं, कि जो गणना का काम करता है उसको हम मिल कहते थे। यह दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य वाला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, ठीक। और आपको पता है कि हमने आपको बताया था कि पहला प्रोग्राम इसमें लेडी एडा लवलेस ने लिखा था, इसीलिए उन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, और विश्व की पहली प्रोग्रामर भी कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, लेडी एडा लवलेस, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पूर्णतः एनालॉग कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता है?
अगर आप देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर, तो हमने जो कंप्यूटर की क्लासेस आपको पढ़ाई हैं उसमें आप देखिए एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, इनका डिफरेंस आपको बताया गया। तो एनालॉग कंप्यूटर किस पे काम करता है? ताप पे, दाब पे, और उसके साथ जितने भी भौतिक क्वांटिटीज होती हैं उन पे काम करता है। और डिजिटल काम करता है बाइनरी पे। तो यहाँ पर स्मार्ट वॉच होगा नहीं, यहाँ पर कैलकुलेटर नहीं होगा, डिजिटल थर्मल नहीं होगा, एनालॉग स्पीडोमीटर। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है एनालॉग, तो उससे आप थोड़ा सा गैस भी कर सकते हैं। अब देखिए ये किस पे काम करता है? दबाव पे, तापमान पे, गति पे। आपने जैसे देखा, अगर आपने जैसे देखा कि कोई भी स्पीडोमीटर है उसमें जो सुई है वो चलती है। तो स्पीडोमीटर क्या करता है? जो कार है, मान लीजिए उसका पहिया है, तो उसके पहिए पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उस प्रेशर को मेजर करके जो मीटर है उसमें फ्लक्चुएशंस होती रहेंगी, उसमें आती रहेंगी वैल्यू। ठीक है, अब आप देखेंगे ये कंप्यूटर बाइनरी 0 1 पर आधारित नहीं होते। इस पर आधारित कौन से कंप्यूटर होते हैं? वो होते हैं डिजिटल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक आप देखेंगे स्लाइड रूल, एक ऐतिहासिक एनालॉग डिवाइस है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि स्लाइड रूल कैसी डिवाइस है? तो वो एनालॉग डिवाइस है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन, जिसको हम बोलते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, के तहत स्थापित परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थित है? अब ये देखिए, आपको जो कंप्यूटर की क्लास पढ़ाई गई है उसमें भारत के कुछ महत्वपूर्ण सुपर कंप्यूटर हैं जिनके बारे में पढ़ाया गया है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि परम 8000 जो है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, उसके बाद परम शक्ति। ठीक है, इस तरह से परम नाम लगाकर आगे जोड़ते जोड़ते हमने कई सारे कंप्यूटर बनाए हैं, और वो भारत के बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में काम है, IITs में काम करते हैं, IISc में काम करते हैं। तो अगर आप परम शक्ति के बारे में देखेंगे तो परम शक्ति आपका जो है वो IIT खड़गपुर में स्थापित है सुपर कंप्यूटर। और हमने आपको बताया था कि सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए जो नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन है उसको क्रियान्वित कौन कर रहा है? तो वो सीडैक कर रही है। और सीडैक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे। ये याद रखिएगा। और IIT खड़गपुर ने मिलकर इसको संयुक्त रूप से विकसित किया है। और अगर आप देखेंगे तो एक परम प्रवेगा, परम सब में लगता है, आगे एक हम टर्म जोड़ते, तो ये प्रवेग है, परम प्रवेग। ये कहाँ पर है? IISc बैंगलोर, एक IISc इंस्टीट्यूट है बैंगलोर का। वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पे आई जो परम प्रवेग। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला बढ़ते हैं, कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन, कैड। उपयोग कंप्यूटर के किस प्रमुख अनुप्रयोग क्षेत्र में अंतर्गत आता है? जो कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन्स हैं उनका उपयोग हम कंप्यूटर के किस अनुप्रयोग के क्षेत्र में करते हैं? तो आप अगर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा इंजीनियरिंग और विनिर्माण। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स, तो हम कंप्यूटर की मदद से जो डिजाइन्स बनाते हैं वो 3D के फॉर्म में उनका मॉडल डेवलप करते हैं, और ये सारी चीजें हम आर्किटेक्चर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करते हैं। तो इंजीनियरिंग में और विनिर्माण में, जैसे आर्किटेक्चर में आप देखेंगे तो आर्किटेक्चर में क्या होता है? जो भी डिजाइन बनाते हैं उसको हम 3D इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें वो डिजाइन का विजुअल समझ में आए कि बनने के बाद वो कैसी लगेगी। तो उसके लिए हम कैड का यूज करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का। फिर आप देखेंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो भी कार बना रहे हैं मान लीजिए, तो उसकी एक इमेज जनरेट करते हैं, उसको 3D करते हैं, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। यह सटीकता बढ़ाता है और मैनुअल ड्राफ्टिंग के समय को बचाता है। मैनुअली बना भी लिया तो वो स्केच या 2D इमेज होंगी 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उन सब चीजों के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब आप देखेंगे तो इसमें है कि एक कैम होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, का उपयोग मशीनों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। फिर एक ऑटो कैड होता है, इस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर है। तो ऑटो कैड हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इस क्षेत्र में, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम आ गए अपने DI के सेक्शन में। देखिए हमने ये बात हमेशा की है और रोज करते हैं जब भी क्लासेस होती है कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको 10 नंबर के क्वेश्चन मिलने हैं। हो सकता है 2 ग्राफ पे 5-5 क्वेश्चन आ जाए, या 1 ग्राफ पे 1 क्वेश्चन आए, 2 आए, 3 आए, वो डिपेंड करेगा कि एग्जाम में कैसा आएगा। पर आप अपने आप को ऐसे तैयार करें कि कैसा भी क्वेश्चन आए आपको DI में 10 में 10 स्कोर करने हैं। तो उसके लिए हम रोज 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आइए ग्राफ को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये आपको पता चल गया है कि ये लाइन ग्राफ है। ठीक, और नहीं पता है तो जान लीजिए इस तरह का जो ट्रेंड एनालिसिस होता है ये लाइन ग्राफ में होता है। ठीक, वैल्यूज दी होती हैं, फिर हम उसको, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है,
ठीक, यहाँ पे ऐसे ऐसे वैल्यू दे दी गई है, कभी एक ऐसे, फिर यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक, हम इसको आपस में इस तरह से मिलाते चले जाते हैं तो ये लाइन ग्राफ बन जाता है। तो ये लाइन ग्राफ कैसे बनता है ये आप समझ गए। किसी भी चीज का ट्रेंड यहाँ पर हम एनालाइज कर सकते हैं, आपको ये पता चल जाएगा कि वैल्यू कब बढ़ रही है कब घट रही है, ये सब अंदाजा लगता है। तो लाइन ग्राफ, अब यहाँ पर हम वैल्यू देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है जिसमें आप देखेंगे तो आपको लिखा है निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन करें और दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दें। मंथली सेल ऑफ लाइन ग्राफ, देखिए ये मंथ है और ये सेल है, सेल यूनिट। ठीक है, किसी भी कंपनी में आप मान लीजिए कि ये सेल हो रही है और ये मंथ्स लिखे हैं, तो यहाँ पर ये जनवरी से लेकर के जून तक का महीना दिया हुआ है। सेल यहाँ 20 से लेकर के 60 तक की वैल्यू दी हुई है। अब इसी के बेस्ड पे हमें क्वेश्चन करना है। यहाँ पर एक बार वैल्यू इसलिए लिख दी गई है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दी नहीं हुई है, आपको अंदाजा नहीं लग पाएगा। जनवरी में 20 यूनिट सेल हुई, फरवरी में 35, मार्च में 30, अप्रैल में 45 और मई में 50 और जून में 60। ये वैल्यू याद रखिएगा। अब देखिए कुल 6 महीनों की औसत बिक्री कितनी हुई। अगर आप 6 महीने की औसत बिक्री देखेंगे तो आपको इन सारी वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा और 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 60, ये वैल्यूज जब आप ऐड करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा। अगर आपने इसको ऐड किया तो ये आ जाएगा लगभग 240 और इसको 6 से भाग करेंगे तो 6 चौक 24, 0, 40 आ जाएगा। ठीक है, 20 आप इसको जोड़कर देख लीजिए, 5 और 5 0 हो गए। ठीक, हासिल आ गया 1। अब ये अगर आप देखेंगे तो 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 4 और 6 10, 10 10 20, 20 3 23 और 23 1 24, तो ये 240 हो गया। ठीक, और फिर हमने आपको ये बताया कि एवरेज हमेशा ऐसे निकालते हैं कि सारे नंबर को जो भी वैल्यू दी है सारी संख्याओं का योग बटे उस संख्या कितनी है। तो 6 महीने हैं तो 6 से भाग करना पड़ेगा। 240 को जब आप 6 से भाग करेंगे तो 6 चौक 24, ये 4 बार कट गया और एक 0 आ जाएगा 40। तो इसका मतलब जो एवरेज है वो 40 हो जाएगा। ठीक, एवरेज बिक्री 40 की रही। यदि जुलाई में बिक्री 70 हो जाए तो मई से जुलाई तक कुल बिक्री कितनी होगी। अब देखिए अगर आप बात करें तो यहाँ सिर्फ जून का डेटा दिया है, अगर हम मई का डेटा देखें, जून का डेटा देखें और ये जुलाई में कह रहा है कि 70 हो जाए बिक्री, तो अगर आप देखेंगे तो मई में आपको दिखेगा 50 और जून में 60, तो ये 50 और ये 60 इनको आपस में ऐड कर दीजिए, ये आ गया 0, 6 6 12 1 13, 13 5 5 3 8 18, 180। तो अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर 180 हो जाएगा। ठीक, इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर आप अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी से जून तक कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। तो जनवरी से जून तक कुल प्रतिशत वृद्धि, जनवरी में अगर आप वैल्यू देखेंगे तो 20 है, जून में देखेंगे तो 60 है, तो कितना हो गया 40। अगर इसकी प्रतिशतता निकालेंगे तो 20 से भाग करना पड़ेगा जो वैल्यू है। अगर आप इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक सेकेंड देखिए इसको एक बार ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा तो जनवरी में वैल्यू कितनी है 20, जून में देखिए जून में कितनी है 60। ठीक, तो 20 और 60 इसका अंतर कितना हो गया, 60 में से 20 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 40। कितनी वृद्धि हो गई टोटल, जनवरी से अगर हम जून की बात करें तो 40 की वृद्धि हो गई। ठीक, ये आपको पता चल गया। अब अगर वृद्धि का प्रतिशत पूछ रहा है तो किसके कंपैरिजन में पूछेगा, जनवरी के कंपैरिजन में। तो आप प्रतिशत निकालने के लिए जनवरी की जो वैल्यू है उससे भाग करिए 40 को, ये कट गया, ये आ गया 2 और 2 को 100 से गुणा करेंगे तो 200। इसका मतलब कि वृद्धि कितनी हुई 200% की, है ना। तो ये आपको ध्यान देना। अब इसमें 200 ऑप्शन है, हाँ ठीक 200 हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस 2 महीने के बीच बिक्री का परिवर्तन सबसे अधिक है। कौन से ऐसे 2 महीने हैं जिसमें परिवर्तन सबसे अधिक है। अगर आप जनवरी फरवरी की वैल्यू देखें, फिर फरवरी मार्च की देखें, फिर मार्च अप्रैल की देखें, फिर मई जून की देखें, तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 35 है, तो कितने का डिफरेंस आ गया 20 और 35। देखिए यहाँ पर 20 और इसमें डिफरेंस का साइन लगाइए 35, यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई 15। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो 35 और डिफरेंस करेंगे 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर उसके बाद हम देखेंगे जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च हो गया, फिर मार्च से अप्रैल, मार्च से अप्रैल आप देखेंगे
तो 30 है, अप्रैल में वैल्यू 45, तो यहाँ पे भी 15 का डिफरेंस आ गया। ठीक, यहाँ पे भी। और उसके बाद मार्च अप्रैल के बाद अगला है मई जून। तो मई जून में अगर हम देखेंगे तो मई में है वैल्यू 50 की और जून में है 60 की, तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस आपको पता चल गया, सबसे अधिक रहा। तो अधिक में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मार्च और अप्रैल में 15 था। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है, मार्च और अप्रैल में 15 है। और अगर हम जनवरी और फरवरी की बात करें तो जनवरी, एक सेकेंड, जनवरी और फरवरी में भी तो डिफरेंस 15 का ही आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर दो वैल्यूज में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, जनवरी फरवरी, इसमें भी 15 आ रहा है और यहाँ पर भी 15 आ रहा है, तो दो आंसर तो हो नहीं सकते, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको बार बार बताई भी जा रही है और इस तरह से क्वेश्चन कराए भी जा रहे हैं कि ई ऑप्शन की जो इंपॉर्टेंस है वो एग्जाम में बढ़ी है और इस तरह के क्वेश्चन में आपको आंसर ई लगाना है। अगर आंसर 4 ऑप्शन में से नहीं मिल रहा है या मल्टीपल आंसर मिल रहे हैं तो आंसर ई हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अगले 3 महीने में हर महीने बिक्री 5 बढ़े तो सितंबर में बिक्री कितनी हो जाएगी। अब देखिए अगले 3 महीने में अगर हम जून में बात करें तो 60 की हो रही है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, क्योंकि सितंबर का पूछ रहा है और हर बार जो बिक्री है वो 5 से बढ़ रही है, हर महीने बिक्री 5 बढ़े, तो ये 65 हुई, ये 70 होगी। 65 में भाई आप 60 में 5 जोड़ेंगे 65 हुआ, 65 में 5 जोड़ेंगे तो 70 हो गया और सितंबर में देखेंगे तो 75, तो सितंबर में बिक्री कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। ठीक, ये चीज हो गई। अब आपके आज के डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन खत्म हो गए। आज हमारी क्लास कंप्लीट हुई। आप इस क्लासेस को देखें, आपके कोई भी प्रश्न है या कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सीरीज है ये आपको आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगी। आप हमारे साथ पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।